जल्दी चलो, राजा सुग्रीव ने सभी को बुलाया है। उस दुष्ट रावण ने देवी सीता को अगवा करके एक बहुत बड़ा पाप किया है और हम उससे इसका बदला जरूर लेंगे। हम श्री राम का पूरा साथ देंगे और उस पापी को खत्म करके रहेंगे। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में सुग्रीव ने रावण की लंका का पता लगाने और माता सीता को ढूंढने के लिए वानरों की 4 सर्च पार्टीज को 4 अलग अलग डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में भेजा था। इस दौरान टेक्स्ट में सुग्रीव द्वारा दी गई कुछ इंस्ट्रक्शंस और ज्योग्राफिकल लोकेशंस का जिक्र मिलता है। जिन लोकेशंस को अगर हम सिस्टमैटिकली आज की ज्योग्राफी के पैरेलल देखें तो हम रामायण का टाइम पीरियड, उसकी ज्योग्राफी और उसमें दी गई लोकेशंस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हर एक पार्टी को एक प्रोमिनेंट वानर लीड कर रहा था। जैसे कि ईस्ट को विनाता लीड कर रहा था, जो कि एक बड़ा आर्मी जनरल था। वेस्ट को सुशेना, जो कि एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे। नॉर्थ को शतबाली, जो कि एक बहुत पावरफुल वानर था। और साउथ को अंगद लीड कर रहा था, जो कि वाली का बेटा और एक एक्सट्रीमली गिफ्टेड और टैलेंटेड लीडर था। सदर्न सर्च पार्टी एक्चुअली सबसे ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि इस सर्च पार्टी का पार्ट हनुमान जी और जामवन जी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जटायु ने श्री राम को बताया था कि उन्होंने रावण को साउथ जाते हुए देखा था। इसलिए नेचुरली सदर्न सर्च पार्टी का सबसे पावरफुल होना जरूरी था। सबसे पहले टेक्स्ट में भागीरथी, सरायू, कौशिकी, काली नदी, सरस्वती, सिंधु, शोना, माही और कालनाही का मेंशन मिलता है। भागीरथी मॉडर्न डे गंगा है। वहीं सरायू एक एंशिएंट रिवर थी जो अयोध्या से बहती थी और ये आर्कियोलॉजिकली कंफर्म भी की गई है। कौशिकी मॉडर्न डे कोसी है, जो कि एक हिमालयन ट्रिब्यूटरी है। काली नदी मॉडर्न डे यमुना है, जो कि गंगा के पैरेलली बहती है और जिसका सोर्स यमुनोत्री ग्लेशियर है। सरस्वती एक एंशिएंट रिवर थी जिसका मेंशन हिंदू टेक्स्ट में मिलता है, जो किसी बड़े इवेंट की वजह से पूरी तरह से सूख गई और ये भी आर्कियोलॉजिकली कंफर्म्ड है। अब सिंधु मॉडर्न डे इंडस नहीं है, बल्कि अनलाइक इंडस ये ईस्ट में बहती थी और ये लाइकली एक रिवर्स का ग्रुप थी। शोना को टेक्स्ट में लस्ट्रस और रेडिश कह के डिस्क्राइब किया गया है और ये मॉडर्न डे सन की डिस्क्रिप्शन से पूरी तरह से मैच करती है, जिसका कलर और सेडिमेंट पैटर्न्स इससे पूरी तरह से मिलता है। और माली और कालनाही प्रोबेबली सेंट्रल इंडिया में बहने वाली रीजनल रिवर्स थी। मिथिला, ये कितनी सुंदर जगह है। यहां की दीवारों को तो देखो, कितनी खूबसूरत है। यहां की तो हवा में भी खुशहाली बसती है। मैं सब कुछ छोड़कर बस यहीं रहना चाहता हूं, यहीं। वानरों ने कुछ टाइम तक मिथिला में माता सीता को ढूंढने का ट्राई किया। उन्होंने अलग अलग लोगों से बातचीत की, लेकिन उन्हें माता सीता का कोई पता नहीं चला। इसलिए विनाता ने आगे जाने का निर्णय लिया। अब इसके बाद काशी, कोसला, मालवा, पुंद्रा, अंगा और कोशकरास किंगडम का जिक्र मिलता है। काशी मॉडर्न डे वाराणसी है और इसे होली लैंड एट द बेसिन ऑफ गंगा कहा गया है। कोसला श्री राम का किंगडम था, जिसकी कैपिटल सिटी अयोध्या थी। मालवा मॉडर्न डे मालवा प्लेट्यू के एरिया का किंगडम है और मालवा प्लेट्यू सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। पुंद्रा और अंगा ईस्टर्न किंगडम्स थे, जो प्रोबेबली बिहार और वेस्ट बंगाल एरिया में लोकेटेड होंगे। कोशकरास प्रोबेबली सोशल ग्रुप्स और क्लैंस थे जो सिल्वर माइंस को कंट्रोल करते थे। अब इन किंगडम्स के आगे सुग्रीव ने अपनी इंस्ट्रक्शंस में एक बहुत स्ट्रेंज ओशन का मेंशन किया है। अगर यहां तक भी माता का कोई पता नहीं लग पाता, तो फिर तुम्हें एक विशाल सागर को पार करना होगा। इस सागर में राक्षसों का वास है, जो तुम्हारे साये को तुमसे खींच सकते हैं।
इन्हीं की वजह से यहाँ बड़ी और गहरी लहरों का प्रकोप है। यहाँ तुम्हें कोई इंसानी निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी इंसानों को ये पहले ही खत्म कर चुके हैं। इन ओशंस को राक्षस रूल करते थे और इन राक्षसों के पास शैडो मैनिपुलेशन की एबिलिटी थी। अब अगर हम आज के टाइम पे देखें तो नेपाल बिहार बॉर्डर के एरिया के पास एक ऐसी ही वाटर बॉडी प्रेजेंट है, द रेड ओशन और लोहित समुद्र। अब इस नेम में ओशन लिटरल नहीं है, लेकिन ओशन बस एक स्केल बताने का तरीका है। ये वाटर बॉडी इंडिया और मैरीटाइम साउथ एशिया को जोड़ती है और यहाँ बहुत बड़े सुनामी और टाइड्स भी रिकॉर्ड करे गए हैं। अब इसके बाद इंस्ट्रक्शंस में यव द्वीप का मेंशन मिलता है। फिर सबसे पहले तुम यवद्वीप की ओर प्रस्थान करना। यह एक बहुत सुंदर द्वीप है। यवद्वीप के अंदर 7 राज्य हैं। हर एक राज्य सोना, चांदी और अन्य संसाधनों से भरपूर है। तुम हर राज्य में जाना और अच्छी तरह से छानबीन करना। यवा जावा से मिलता जुलता वर्ड है और जावा आज के टाइम के इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर आइलैंड है। कोइंसिडेंटली जावा से एसोसिएटेड 7 किंगडम्स का भी मेंशन मिलता है और इंडोनेशिया गोल्ड और सिल्वर में भी रिच है, इसलिए यव द्वीप उस टाइम के इंडोनेशिया को ही बोला जाता होगा और ये एरिया जरूर इंडोनेशिया ही था। फिर इसके बाद पलाक्ष द्वीप आता है। पलाक्ष द्वीप का परिदृश्य बहुत अनोखा है। यहाँ तुम्हें पहाड़ों, गहरी नदियों और जंगलों का एक बहुत ही अद्भुत संगम दिखेगा। यहाँ के जंगल इतने उपजाऊ हैं कि यहाँ हजारों तरह के फल और सब्जियां उगती हैं। इस पूरे द्वीप को लंबे पहाड़ों ने घेरा हुआ है, जिन्हें सुशेन कहा जाता है। अब अगर हम मैप में देखें तो माउंट सुशेना इंडोनेशिया और फिलीपींस के ईस्टर्न वॉल्केनिक पीक्स ही होंगे। पलाक्शा आइलैंड का लिटरल मतलब होता है फिक्ट्री आइलैंड, इसलिए प्रोबेबली साउथ ईस्ट एशिया के लश रिवराइन लैंडस्केप्स ही होंगे। फिर तुम इक्शु द्वीप की ओर प्रस्थान करना। इक्शु आइलैंड्स का लिटरल ट्रांजिशन शुगर केन आइलैंड्स हैं। अब इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि इन आइलैंड्स में शुगर केन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता होगा। अब ऐसे ही आइलैंड्स इंडोनेशिया और फिलीपींस के पास देखे गए हैं, इसलिए ये एरिया भी प्रोबेबली फिलीपींस और ब्रॉडर ईस्टवर्ड रीजन्स के बीच का कोई आइलैंड होगा। फिर शालमली द्वीप का मेंशन मिलता है। शालमली द्वीप एक बहुत अनोखा द्वीप है। यहाँ तुम्हें विशाल कुट शालमली पेड़ दिखेंगे। कुट शालमली पेड़ रेशम का उत्पादन करते हैं। इसी टापू पर ही गरुड़ का आलीशान महल स्थित है। यह महल इतना विशाल और भव्य है कि इसकी तुलना एक हद तक महान कैलाश नगरी से भी की जा सकती है। अब इस एरिया के बारे में जानने के लिए हमें इसी सिल्क कॉटन ट्री के बारे में जानना होगा। ऐसे पेड़ की स्पीशीज पूरी दुनिया में खाली एक है, बॉम्बैक्स सीबा, द सिल्क कॉटन और कपोक ट्री। और ये पेड़ खाली इंडोनेशियन रिलेटेड आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। अब देखो ये रीजन ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक इंस्ट्रक्शंस में खाली इंडोनेशिया, फिलीपींस और उसके रिलेटेड आइलैंड्स का ही मेंशन मिलता आ रहा है और इस लोकेशन से ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएगा कि वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया पे जंप कर गए थे, इसलिए प्रोबेबली इंडोनेशियन रिलेटेड आइलैंड्स ही थे। अब यहाँ पे गरुड़ के ज्वेल्ड मेंशन का जिक्र है, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था और जिसकी अपीयरेंस कैलाश की अपीयरेंस से पूरी तरह से मैच करती है। अब देखो, क्योंकि हम सुग्रीव की इंस्ट्रक्शंस को आज के वर्ल्ड से जोड़ के देख रहे हैं, इसलिए प्रोबेबली एक मेटाफोर ही होगा सॉवरेनिटी और अबंडेंस को दिखाने का। और ज्वेल्ड का लिटरल मतलब सोना और हीरे मोती होता है, जिसका मतलब ये है कि इन आइलैंड्स में सोना और बाकी ज्वेल्स की अबंडेंस होगी, जो आज के इसी एरिया के आइलैंड से पूरी तरह से मैच करता है। शालमली द्वीप पार करके वानरों का सामना मंध्या राक्षसों से हुआ। मंध्या राक्षस ये बहुत बड़े और बेहद खतरनाक राक्षस होते हैं। तुम इनसे बचकर रहना। ये गुफाओं में छुपकर उल्टा लटके रहते हैं। इनके दांत नुकीले होते हैं, इतने नुकीले कि अपने दांतों से किसी भी व्यक्ति को चीर सकते हैं और शिकार को मारने के बाद ये उसका सारा खून पी जाते हैं।
मंध्या राक्षसों का साइज काफी बड़ा था। उन्हें माउंटेन से कंपेयर किया गया है। ये राक्षस माउंटेन पीक्स और गुफाओं से उल्टा लटका करते थे और ये इंसानों का खून भी पिया करते थे। कुछ याद आया? जरा सोचिए, ब्लड ड्रिंकिंग और उल्टा लटकना किस क्रीचर से एसोसिएट किया जाता है? अगर आप वैम्पायर बैट्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। वैम्पायर बैट्स फियर्स लुकिंग होते हैं, ब्लड ड्रिंकर्स होते हैं, डेंजरस भी होते हैं और साथ में एक केव से उल्टा भी लटकते हैं। इनके नेस्ट वॉल्केनिक क्लिफ्स के पास लोकेटेड होते हैं। इनका साइज भी काफी बड़ा होता है। हाँ, माउंटेन जितना बड़ा नहीं, लेकिन काफी बड़ा होता है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली महर्षि वाल्मीकि ने एग्जैजरेशन की है। कई राइटर्स अपनी राइटिंग्स में कई बार एग्जैजरेशन करते हैं और महर्षि वाल्मीकि ने भी यहाँ पे एग्जैजरेशन की है। इसलिए मंध्य राक्षस और कोई नहीं, वैम्पायर बैट्स ही थे जो इसी इंडोनेशिया और फिलीपींस के एरिया के आसपास लोकेटेड होते हैं और आज भी पाए जाते हैं। फिर तुम शीरा समुद्र की तरफ प्रस्थान करना। यह एक बेहद खूबसूरत समुद्र है। इस समुद्र के भीतर बहुत अनोखे प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ऐसे जीव जो तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं और दिखाई नहीं देंगे। और इस समुद्र का रात का दृश्य वो तो अत्यंत मोहक होता है। रात के समय यहां दूधिया लहरें उठती हैं, ऐसी लहरें जो अंधेरे में चमकती हैं, जैसे स्वयं समुद्र प्रकाश बनकर तड़क रहा हो। शीरा समुद्र का मतलब मिल्क ओशन है। अब देखो, ये कोई लिटरल मिल्क ओशन नहीं है। इस ओशन की डिस्क्रिप्शन पैसिफिक ओशन के फ्लोरोसेंट सीज से पूरी तरह से कोरिलेट करती है। पैसिफिक ओशन के अंदर बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन प्रेजेंट होते हैं जो रात को मिल्की वाइट ग्लोइंग वेव्स क्रिएट करते हैं। इन्हें कई एंशिएंट ट्रैवलर्स पर्ल नेकलेस कह के भी डिस्क्राइब करते हैं और ये इंस्ट्रक्शन इंडियन ओशन और डीपर पैसिफिक वाटर्स के बीच के ट्रांजिशन को इंडिकेट करता है। शीरा समुद्र पार करके तुम ऋषभ पर्वत पर पहुंचोगे। ऋषभ पर्वत एक अत्यंत पावन पर्वत है जहां अनेक विद्वान ऋषि और देवताओं का वास है। यह पर्वत पूर्णतः श्वेत है, मानो स्वयं पवित्रता ने इसका रूप धारण कर लिया हो। ऋषभ का अर्थ होता है पवित्र बैल, जिसका प्राकट्य इस स्थान के सार से अत्यंत गहरे संबंध को दर्शाता है। ऋषभ पर्वत का डिस्क्रिप्शन पापुआ न्यू गिनी के व्हाइट लाइमस्टोन कार्ड से मैच करता है। बुल प्रोबेबली हॉर्न शेप्ड पीक्स को दिखाने के लिए एक सिंबोलिज्म होगा और इन पीक्स का यूज एंशिएंट नेविगेटरी लैंडमार्क्स की तरह होता होगा। ऋषभ पर्वत पार करके तुम जल रूपा पर्वत पर पहुंचोगे। जल रूपा पर्वत सोने से समृद्ध है। इसके गर्भ में अपार स्वर्ण भंडार छिपे हुए हैं। जल रूपा पर्वत का शिखर शेषनाग के समान अनंत और विस्तृत है। यह एक अत्यंत अनोखा पर्वत है जहां प्रत्येक शिला, प्रत्येक शिखर किसी रहस्य को समेटे हुए है। जटारूपा पर्वत पापुआ न्यू गिनी के गोल्ड बियरिंग क्वार्ट्ज रेंजेस को कहा गया है जो कि हिस्टोरिकली गोल्ड डिपॉजिट्स में रिच है। टेक्स्ट में इस पर्वत का एरिया 13 योजन बताया गया है जो कि लगभग 150 किलोमीटर के आसपास का एरिया होता है, जो कि अगेन इन रेंजेस के एरिया से पूरी तरह से मैच करता है और अनंत शीश सर्पेंटाइन रिवर्स या कोस्टल लगून्स को सिंबलाइज करता होगा। फिर तुम एक बिल्कुल अलग जल निकाय पर पहुंचोगे, वारवाग्नि। यहां के जल का तापमान वारवाग्नि के ज्वालामुखी छिद्रों की वजह से अत्यंत अधिक है। इसी कारण यहां जगह जगह गर्म पानी के झरने निरंतर फूटते रहते हैं। वादावाग्नि का लिटरल मतलब हॉर्स माउथ फायर है। वादावाग्नि के रिलेटेड सबमरीन वॉल्केनिक वेंट्स, गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स का मेंशन मिलता है और ये एरिया खाली कोस्टल रूट्स के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता था। ये एरिया अगेन पापुआ न्यू गिनी के आसपास का ओशन एरिया ही होगा। इस एरिया में अंडर वाटर वॉल्केनिक वेंट्स भी प्रेजेंट है और साथ में हॉट स्प्रिंग्स भी प्रेजेंट है जो कि वादावाग्नि की डिस्क्रिप्शन से पूरी तरह से मैच होता है। अब इसके बाद खाली एक इंस्ट्रक्शन बाकी है और वो है, इसके बाद तुम पूर्व दिशा के अंतिम द्वीप पर पहुंचोगे, सुदर्शन द्वीप। पूरी धरती पर सूर्य देव सबसे पहले यहीं दर्शन देते हैं। इसी द्वीप पर उदय पर्वत स्थित है। उदय पर्वत सूर्य के प्रकाश से स्वर्णिम रूप में चमकता है।
मानो स्वयं भोर ने यहां अपना स्थायी निवास बना लिया हो। और यही तुम्हारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यदि यहां तक भी देवी का कोई पता न चले तो इसका अर्थ यह है कि रावण इस दिशा की ओर नहीं आया है। तुम्हें यहीं से वापस लौट जाना होगा, क्योंकि इसके आगे केवल अनंत अंधकार है। इस अंधकार को पार करना असंभव है, क्योंकि इसकी रखवाली दिव्य शक्तियां स्वयं करती हैं। वहां जाने की भूल गलती से भी मत करना। ईस्टवर्ड जर्नी पैसिफिक ओशन की रिम ऑफ फायर पे एंड होती है, जिसके आगे पैसिफिक ओशन की इनपेनिट्रेबल टाइफून बेल्ट प्रेजेंट है। इसी टाइफून बेल्ट की वजह से इस एरिया को पार करना सी रूट के थ्रू लगभग इम्पॉसिबल है, और इन्हीं टाइफून बेल्ट्स को एंशिएंट टाइम्स में डिवाइन पावर से एसोसिएट किया जाता होगा, इसलिए सुग्रीव ने वानरों को इससे आगे जाने को मना करा होगा। इस इंस्ट्रक्शन के बाद ईस्टवर्ड डायरेक्शन में और किसी इंस्ट्रक्शन का मेंशन नहीं है। इसके बाद बाकी डायरेक्शंस के रिलेटेड डायरेक्शन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और जर्नी के बारे में लिखा गया है, जिन्हें हम अगले पार्ट्स में कवर करेंगे। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको इस जर्नी का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट क्या लगा।